नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। लेबनान में हसन नसरल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का संकट और भी ज्यादा गहरा गया है। ईरान लगातार हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने की धमकी दे रहा है। इजराइल चुन चुनकर अपने दुश्मनों को मार रहा है। इजराइल ने 24 घंटे में 3 मोर्चों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सबसे बड़ा हमला इजराइल ने यमन में किया। अपनी सरजमी से 1800 किलोमीटर दूर जाकर इजराइल की एयरफोर्स ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। यमन में हूती के कब्जे वाले पोर्ट और पावर प्लांट के साथ साथ ऑयल डिपो को इजराइल ने टारगेट किया। इजराइल ने इससे पहले बेरूत में हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के कई अड्डों को मिट्टी में मिला दिया गया। गाजा में भी हमास की बची कुची ताकत को मिटाने के लिए इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इजराइल के दिन ब दिन तेज होते हमलों से ईरान समेत मिडिल ईस्ट के कई देश तिलमिलाए हुए हैं। यूरोपीय देश भी इजराइल को संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का साफ कहना है कि अब संयम बरतने के दिन चले गए हैं। इजराइल को जहां से भी खतरा नजर आएगा, इजराइल वहां हमला करेगा। वो इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि कोई उस पर हमला करे और फिर वो उसका जवाब दे। मिडिल ईस्ट में लड़ाई का सेंटर भले ही हिजबुल्लाह और इजराइल है, लेकिन इसकी चपेट में इस वक्त कई देश और उनकी सोच आ चुकी है। सीरिया और इराक जैसे देशों के मिलिशियाई ग्रुप भी अब इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं, जिनकी अगुवाई ईरान कर रहा है। ऐसे में अगले 48 घंटे में क्या होगा, सबसे पहले ये जान लीजिए। मिडिल ईस्ट में चारों तरफ आग, गोला और बम बारूद की बारिश हो रही है। एक तरफ इजराइल चुन चुन कर अपने दुश्मनों को मिटाने में लगा है, तो दूसरी तरफ ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए वॉर को नए फ्रंट पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल ने एक साथ 3 फ्रंट खोल दिए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह की लीडरशिप का खात्मा करने के बाद इजराइल उसकी बची खुची ताकत को भी जल्द से जल्द मिटाने में जुटा है। दूसरी तरफ यमन में हूती लड़ाकों को सबक सिखाने के लिए इजराइल ने सबसे तगड़ा हमला बोला है। यमन में आग ही आग दिखाई दे रही है और चीख पुकार मची है। तीसरी तरफ गाजा में हमास का अंत करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन और एरियल अटैक दोनों जारी है। हिजबुल्लाह और हमास के कमजोर पड़ने पर ईरान ने इस रीजन में सीरिया और इराक के शिया मिलिशिया ग्रुप्स को एक्टिव कर दिया है। कुल मिलाकर साल भर से 3 फ्रंट पर लड़ रहे इजराइल को अब 5 फ्रंट पर मोर्चा संभालना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब इजराइल के खिलाफ ईरान फाइनल फ्रंट खोलेगा या लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन के मिलिशिया संगठनों को एक कर बड़ी वॉर शुरू करेगा। हमास और हिजबुल्लाह को खाक में मिलाने के बाद इजराइल ने अब यमन के हूती आतंकियों को कड़ा सबक सिखाया है। इजराइल ने यमन के पोर्ट ऑयल डिपो एक झटके में तबाह कर दिए। यमन में इस वक्त हाहाकार मचा है। जो हूती 2 दिन पहले बैलिस्टिक मिसाइल दागकर इजराइल को डरा रहा था, वो अब जान छिपाकर बंकर में जा रहे हैं। इजराइल ने यमन के सबसे बड़े पोर्ट सिटी होदे इदाह को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। वहां से आ रही तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। इजराइल ने हूती विद्रोहियों पर सबसे बड़ा हमला बोला है। इजराइल एयरफोर्स के विमानों ने 1800 किलोमीटर दूर यमन में भीषण बमबारी की है। इजराइल ने यमन के उन्हीं इलाकों को टारगेट किया है जिन पर हूती आतंकियों का कब्जा है। इनमें यमन की पोर्ट सिटी होदैदा और रास इस्सार के इलाके शामिल हैं, जहां भारी तबाही हुई है। इजराइल ने चुन चुन कर उन ठिकानों पर हमला बोला है जिनसे हूती विद्रोही कमाई कर रहे थे और उस कमाई से आतंक फैला रहे थे। इनमें बंदरगाह, ऑयल डिपो और पावर हाउस शामिल है। दरअसल 2 दिन पहले हूती विद्रोहियों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे और घातक मिसाइलों से हमले की धमकी दी थी। लेकिन हूती भूल गए थे कि इजराइल जब बदला लेता है तो क्या करता है।
अब उसी बदले के बाद हूती के इलाके में आग धधक रही है। दरअसल इजराइल ने यमन में हूती आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को खासतौर से टारगेट किया है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में वहां के सबसे बड़े पावर प्लांट को आग के हवाले कर दिया। उसका हश्र आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं। पावर प्लांट की कई यूनिट को तबाह कर दिया। प्रोडक्शन इस वक्त बिल्कुल बंद हो चुका है। पावर प्लांट की आग बुझाने में कई दिन का वक्त लगेगा। ऐसे में बिजली के साथ साथ पानी का संकट भी यमन को झेलना पड़ सकता है। तो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स करके तोड़ने की प्लानिंग है इजराइल की? ये तस्वीरें यमन के पोर्ट सिटी होदेइदा के पावर प्लांट की है, जहां इजराइल की मिसाइल अटैक के बाद पावर प्लांट में भीषण आग लगी हुई है। यहां इजराइल ने एक नहीं कई मिसाइलें सटीक निशाने पर दागी है। उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का आलम है। लोग चीख पुकार मचाते हुए जान बचाकर इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। इजराइल ने हूती के कब्जे वाली एक बड़ी रिफाइनरी को भी टारगेट किया है। ये तस्वीरें देखिए, रिहायशी इलाके के पीछे कैसे आसमान में आग का गोला दिखाई दे रहा है। रिफाइनरी और वहां मौजूद ऑयल डिपो धू कर जल रहा है। हूती के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान साबित होने वाला है, क्योंकि यहीं से वो तेल चोरी छिपे ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती थी, जिससे वो आतंक का सामान खरीदते थे और इजराइल समेत लाल सागर में तबाही मचाते थे। इजराइल का मैसेज क्लियर है, दुश्मन पास हो या दूर, वो छोड़ेगा नहीं जब तक तोड़ेगा नहीं। हम आज 2000 किलोमीटर दूर होदेइदा और उसके आसपास हमले को देखते हैं और उपलब्धियां जैसा कि वे परिलक्षित होती हैं बहुत प्रभावशाली हैं। और मतलब साफ है कि जो लोग हम पर हमला करने या इजराइल के नागरिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल जो भी करता है डंके की चोट पर करता है और पूरे सबूत भी दिखाता है। कल नसरल्ला के अड्डे पर हमला करने वाले F-35 विमानों की तस्वीरें जारी की थी और अब यमन ने हूती के ठिकानों पर बम बरसाने वाले विमानों की तस्वीरें जारी की हैं। ये हमले के पहले की तस्वीरें हैं, जब इजराइल से फाइटर जेट ने यमन के लिए उड़ान भरी। इनमें साफ देख सकते हैं बम और मिसाइलें फिट हैं, जिन्होंने 1800 किलोमीटर दूर जाकर तबाही मचाई और फिर वापस सुरक्षित लौट भी आए। इजराइल के इन हमलों का जवाब देने की हिम्मत ना हूती ने दिखाई और ना ही उसके आका ईरान ने। ये सबूत है कि मिडिल ईस्ट में ना प्रॉक्सी और ना ही ईरान में हिम्मत है कि वो इजराइल से सीधी टक्कर ले सके। हालांकि इजराइल पूरी तरह सावधान है और ये मानकर चल रहा है कि ईरान से मिली बैलिस्टिक मिसाइलों से हूती फिर हमला करने की हिमाकत कर सकते हैं। उनके लिए भी इजराइल ने 2 टूक संदेश भेज दिया है कि युद्ध के मोर्चे खोलने में उनकी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने आंख दिखाने की जरूरत की तो नतीजा कुछ ऐसा ही होगा जैसा अभी दुनिया देख रही है। हमें युद्ध का विस्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें अतिरिक्त मोर्चों की तलाश में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर कोई इजराइल पर हमला करता है, जैसा कि हूतियों ने हाल ही में मिसाइलों के साथ किया है, तो पूरे युद्ध के दौरान क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के साथ जो कोई भी इस तरह के हमले को अंजाम देता है, हम उनसे हिसाब चुकता करेंगे और हम जानते हैं कि ये कैसे करना है। आज एयरफोर्स IDF ने लेबनान और गाजा और यहाँ यमन में दोनों पर हमला किया और हम अन्य स्थानों पर। यमन के हूती लड़ाकों के खिलाफ हमले से पहले इजराइल के एयरफोर्स चीफ तोमर बार ने यमन में हमला करने से पहले फाइटर पायलट्स का हौसला बढ़ाया। उन्हें हमले के बारे में एक एक पॉइंट बारीकी से समझाया। उन्होंने कहा इजराइल पर जो भी हमला करेगा उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा ताकि दोबारा वो आंखें दिखाने की हिम्मत न कर सके। יכולות רבות להעמיק, להרחיב את הפגיעה, וראיתם באיזה צורה מושלמת עד עכשיו המבצעים בעצם। यमन के हूती लड़ाकों ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था। अब इजराइल ने उसी का बदला लिया है। इस बीच वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। हमास के एक और बड़े लीडर को इजराइल ने मार गिराया है।
फतेह शेरिफ लेबनान में हमास की ब्रांच का हेड था, जो कि इजरायली एयरफोर्स के लेबनान में की गई एयर स्ट्राइक में मारा गया है। फतेह शेरिफ के पास लेबनान में हमास और हिजबुल्लाह के बीच कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी थी। और आपको बता दें कि यह बेहद अहम कड़ी था, यानी कि दो आतंकी संगठनों के बीच में, हमास के बीच में और हिजबुल्लाह के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता था। यानी कि इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर दोनों किस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, किस तरह से अपने लड़ाकों को, अपने इंटेलिजेंस इनपुट को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद दोनों आपस में किस तरह से काम करेंगे, पूरे कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर इन दोनों संगठनों के लड़ाकों को, इंटेल इनपुट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, हथियारों को कैसे मोबिलाइज करना है, इसकी जिम्मेदारी इसी कोऑर्डिनेटर के पास थी। इजराइल की लेबनान में हुई एयर स्ट्राइक में इसकी मौत की पुष्टि जो है अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से की गई है। हमास हिजबुल्लाह के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी इसके पास थी। इजराइल ने हमास के एक और लीडर को ढेर कर दिया है। लेबनान ब्रांच का हेड है फतेह शेरिफ, जो इस हमले में मार गिराया गया है, आपको बता दें। और आपको साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि इजराइल के ऊपर कुछ आरोप ये भी लग रहे हैं कि भाई आपने उन इलाकों को भी निशाना बनाया जो सिविलियन बिल्डिंग्स हैं, और उसमें भी आपको बताएं 45 से 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। सिविलियन एरियाज में कुछ ऐसी तस्वीरें वहां से भी रिलीज की गई हैं जो बार बार ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि देखिए सिविलियन बिल्डिंग में हमला हुआ है, जिस तरह से रात को वो अटैक हुआ, उसके बाद बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई और उसके बाद रेस्क्यू मिशन जो है सिविलियंस को उसके भीतर से निकाल रहा था। उन्हें चोटिल थे वो लोग और किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी के पैर कटे हुए थे। तो उसके बाद से लगातार ये प्रोजेक्शन की कोशिश की जा रही है कि इजराइल जो लेबनान में कर रहा है वो कहीं ना कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इजराइल के आगे ईरान के प्रॉक्सी घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, वो भी बराबर पलटवार कर रहे हैं। इस बीच हूती विद्रोहियों ने MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने की तस्वीरें जारी की है। हूती का दावा है कि उन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल से रीपर 9 ड्रोन को मार गिराया है। इस मिसाइल को रात में लॉन्च किया गया था, जब ये टोही ड्रोन खास मिशन पर था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रिपर 9 ड्रोन आसमान में उड़ रहा है। तभी एक मिसाइल लॉन्च होती है जिसे हूती विद्रोहियों ने लॉन्च किया था, और देखते ही देखते MQ-9 रिपर ड्रोन जमीन पर आ गिरता है। एक महीने में यमन के हूती लड़ाकों ने 3 MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराए हैं। 10 सितंबर को पहला, 17 सितंबर को दूसरा और अब तीसरा ड्रोन मार गिराया है। अल्लाहू अकबर। आतंक के आका की दम घुटने से मौत। मिडल ईस्ट में आतंक का सबसे बड़ा आका हसन नसरल्लाह कैसे मरा, इसे लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हसन नसरल्लाह की मौत दम घुटने से हुई है। उसकी डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल की भीषण बमबारी और 80 टन से ज्यादा गोला बारूद गिराने के बावजूद नसरुल्लाह को खरोंच तक नहीं आई थी। लेकिन वो जिस बंकर में था वहां चारों तरफ मलबा भर गया और ऑक्सीजन खत्म हो गई, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जो बम गिराए थे उसमें कुछ ऐसे भी थे जिससे जहरीली गैस वहां फैली और हसन नसरल्लाह का दम घुट गया। पहले दावा किया गया था कि भीषण बम धमाकों के बाद नसरल्लाह इतना डर गया कि ट्रॉमा से उसकी जान चली गई। हिजबुल्लाह ने अब तक उसके शव का फोटो या वीडियो जारी नहीं किया और न ही अंतिम संस्कार की जगह तय की है। इस बीच फ्रांस के एक अखबार का दावा है कि हसन नसरल्लाह की हत्या एक ईरानी जासूस ने करवाई, जिसने मोसाद को हसन नसरल्लाह के अड्डे की सटीक लोकेशन दी। हिजबुल्लाह का नया हेड हाशिम लेगा इंतकाम। 27 सितंबर को बेरूत के दाहिया में टनों बम गिराकर इजराइल ने भले ही हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन अब भी पलटवार की धमकी दे रहा है। उसने नसरल्लाह के चचेरे भाई हाशिम सैफुद्दीन को अपना नया जनरल सेक्रेटरी चुन लिया है। चुनाव के बाद हाशिम सैफुद्दीन का एक वीडियो भी हिजबुल्लाह ने जारी किया, जिसमें वो कमांडर से मुलाकात करता नजर आ रहा है। एक कमांडर उसे AK-47 थमाता है और फिर वही हथियार हाशिम वापस उस कमांडर को दे देता है, जिसे कमांडर चूम कर अपना आभार जताता है। अब आपको बता दें कि हाशिम सैफुद्दीन का जन्म 1964 में लेबनान के डेर अल नहर शहर में हुआ था। उसने नसरल्लाह के साथ इराक के नजाक में धार्मिक शिक्षा हासिल की। उसका परिवार लेबनान का मुख्य शिया परिवार है।
बीते 30 साल से हिजबुल्लाह की फंडिंग और संगठन की कमान हाशिम सैफुद्दीन ही संभाल रहा था। उसने पद संभालने के बाद ऐलान कर दिया है कि इजराइल से नसरल्लाह की मौत का बदला जरूर लेगा। सैफुद्दीन को ईरान के बड़े नेताओं का करीबी माना जाता है। सैफुद्दीन के बेटे रेधा की शादी ईरान के पूर्व मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई है। कासिम सुलेमानी को 2020 में अमेरिका ने एक हमले में मार गिराया था।